अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और ऑब्वियसली आपको भी ये मालूमात हैं इसकी कि ये जो वाइट पेपर के इश्यूज़ थे और उस वाइट पेपर के बाद जो है ये जो न्यू रूल्स जो हैं जो 22 जुलाई से एप्लीकेबल होंगे उसके हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ नहीं काम कर रहा है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिमाग जड़ा है वो बंद हो गया। सो इस तरह के कई इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं इस वक्त और इसमें ये जो रूल्स में चेंजेस जो आ रही हैं उसमें अभी तक जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं जो कि क्लैरिटी नहीं है और उसमें मज़ीद मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसमें आपकी कन्फ्यूजन की वजह क्या है कि बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर। और सेकंड उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि वकील नहीं हैं, जो लॉयर्स नहीं हैं, लेकिन वो अपनी व्यूअरशिप के लिए जो है वो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बना रहे हैं। उन्हें पता है ये हॉट टॉपिक है, ये इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से मज़ीद लोगों में जो है वो ये खलबली जिन्हों कहीदा है अब टेंशन पई हुई है, पैनिक में हैं वो। सो मैंने यस्टरडे वीडियो में बड़ा कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पैनिक में मत आइए। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त ये वाइट पेपर आया मैंने उसकी कॉपीज़ जो थी वो जो थी वो आई थिंक 72 पेजेस की थी। जी हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। 72 पेजेस का वो वाइट पेपर था जिसको मैंने प्रिंट किया और उसके बाद जो था वो अपना सेम टाइम जो है बहुत से लोगों की वीडियोस आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने वो 72 पेजेस को प्रिंट किया, मैंने वो सारा वो गो थ्रू हुआ अपने टाइम में। ऑब्वियसली बाज़ का बंदा बहुत बिजी होता है कि वो नहीं आता। जिस दिन वाइट पेपर आया है उसके बाद आफ्टरनून के बाद जो है मैं कोई 5-6 घंटे लगा के मैंने वो सारा पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स जो थे वो निकाले, फिर वो मैंने आपके सामने वीडियो दी। और उसमें जो है बहुत से दोस्तों ने जो अगर वाइट पेपर वाली वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। उसमें हू बहू जो है जिसको कहेंगे सेम एज़ इट इज़ जैसे वाइट पेपर आया उसको मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। सेम ऐसे ही ये जो रूल्स में चेंजेस आ रही हैं 22 जुलाई वाली, ये यस्टरडे मैंने एक्सप्लेन किया विच न्यू यूके इमिग्रेशन जो रूल्स हैं विल बी एप्लीकेबल या उसमें कौन कौन से लोगों के ऊपर जो है वो आएंगे। सो इसलिए अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब किए रखें और दोस्तों में शेयर इसलिए कीजिए कि ये भी एक सदका जारिया होता है। बहुत से लोगों की जो है वो मदद होती है, बहुत से लोगों की हेल्प होती है वीडियो की हद तक। ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मेरा बिज़नेस है यही। मैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की फ़ेस टू फेस बात करने की या फ़ोन की मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरे से काम हो सकता है मैं फ्री इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देता हूँ। सो इसी हवाले से ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा और ये जो नए बहुत से रूल्स में चेंजेस जो हैं इसी के ऊपर जो है वो आज मैं मज़ीद बात करूँगा। ये 3-4 मिनट का मैंने प्रीएम्बल तमहीद इसलिए बांधी है कि ताकि द लॉट ऑफ पीपल जो है वो जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको नॉलेज जो है वो उस बारे में हो सके कि इसमें क्या क्या शामिल है। सो जैसे ये एक दोस्त का एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मे आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी का उन्होंने कहा है इन यूके एज अ न्यू इमिग्रेशन रूल्स। सो अब इनके सवाल के मुताबिक जो है ये इस तरह के दोस्तों के सवाल जो हैं ये ख़ुद भी कंफ्यूज होते हैं और दोस्तों को भी कंफ्यूज करते हैं। सो इसमें अगर आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो है आप किसी भी फील्ड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें न्यू रूल्स का क्या ताल्लुक है। नंबर एक तो ये न्यू रूल्स में उन्होंने जो चेंजेस किए हैं उन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड को चेंज किया। 38,700 था जिसको उन्होंने वो 41,000 प्लस पे ले गए। जो रिक्रूटमेंट थी इसकी जो हेल्थ केयर सेक्टर की थी वो उन्होंने इंटरनेशनल बंद की। इसके अलावा बहुत सी चेंजेस हैं, लेकिन ये जो न्यू स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के हवाले से तो कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है।
यू आर मोस्ट वेलकम। आपने अपनी एजुकेशन पूरी की है यहाँ पे। अगर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर कर रही है, डजंट मैटर ये फार्मास्यूटिकल की है या टैक्नीशियंस की है या तुसी उत्थे जाके इन्हां दे भांडे धोने ने, तुसी जो तुहाडा दिल करदा है कीजिए। उनको गवर्नमेंट को उस पर कोई इश्यूज़ नहीं है। आपके पास COS होना चाहिए और आप अप्लाई कीजिए। मैं उसी के क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ। ये जो यस्टरडे वाली वीडियो थी, क्योंकि बहुत से सवालात तो जो हैं वो डिफरेंट भी आ रहे हैं उसमें। सर क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा में चेंजेस आई हैं? इंटर लेवल ख़त्म करके BSc लेवल को एडमिशन मिलेगा 22 जुलाई के बाद, या सिर्फ ये फेक न्यूज़ है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये फेक न्यूज़ है। स्टूडेंट्स के हवाले से कोई चेंजेस नहीं आई। हाँ, एक और प्रपोज़ल है, उसको देखते हैं कि वो फाइनल होती है कि नहीं। उस प्रपोज़ल में क्या है, ये शायद मैं पहला बंदा होऊंगा जो ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये न्यूज़ मैं ये वाली दे रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्या ये आपने ख़बर कहीं और से सुनी है या नहीं सुनी। अगर सुनी है तो मुझे लाजमी बताइएगा, चूँकि आई पर्सनली थिंक, चूँकि ये सीक्रेट था, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था। चूँकि मेरे जिमें वो पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो जानते हैं, नजम सेठी दा हुंदा है ना, वो चिड़िया जिहड़ी उन्होंने खबर पहुँचाती है। सो मेरे पास भी कुछ चिड़ियाँ हैं और कुछ मौक्कल हैं। सो जो मेरे तक जो है वो न्यूज़ पहुँचाते हैं, जो मैं आप तक दे देता हूँ। सो अब स्टूडेंट्स के हवाले से नंबर 1 तो 22 जुलाई में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चेंजेस की प्रेडिक्शन भी है, अजम्पशन भी है, और मैं समझता हूँ कि शायद आए। उसमें यह है कि आपका फ़ीस पे करने से हट के जो है 10,000 पाउंड जो है 10,000 पाउंड्स, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आपको डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा। अब वो डिपॉज़िट कैश की शक्ल में आएगा, किसी और शक्ल में आएगा, उसकी क्लैरिटी जब आएगी मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें यह है कि 10,000 पाउंड आप डिपॉज़िट करेंगे, और वो 10,000 पाउंड इसलिए डिपॉज़िट करेंगे कि कोई स्टूडेंट जड़ा वो कोई हैंकी फैंकी करे या कोई असाइलम करे या कोई और ऐसी हरकत करे, कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करे या कहीं ना कुछ और पंगा लेने की कोशिश करे, तो वो बताएं भाईजान तुहाडा 10,000 पाउंड साढ़े को डिपॉज़िट पिया होया है। तुसी तो क्या है कि मैं फ़ी वेवर है, लेकिन ये 10,000 पाउंड का क्या करें भाई साहब। सो इस वजह से ये एक जो है मुझे लगता है कि शायद ये चेंजेस आए इस न्यूज़ के ऊपर। जो है मैं थोड़ी सी और मेरी चिड़िया जो है वो मुझे ख़बर दे दे, तो उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अच्छा, ये एक और इस हवाले से, नो बॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट ILR स्पाउस वीज़ा एक्सेप्ट डिस्कसिंग सेम थिंग बाय एवरीवन। द रीज़न इज़ कि आपका अपना इशू ये होगा। बहुत सारे लोग ना उनका अपना ज़ाती दिमाग में उनके जो इशू चल रहा होता है ना कि साडा मसला तो है वे, तो तुसी होर क्यों गल्लां करी जाते हो। अब इनके अपना मसला ये होगा कि इनका ILR स्पाउस वीज़ा के ऊपर होना होगा। इन्होंने क्या लोकी जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा दी गल्लां कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मेरा इससे क्या लेना देना भाई, मुझे तो ILR चाहिए। क्या वो 5 साल का है या 10 साल का है। वो एहो जे साडे जेडे दोस्त हैं ना, वो उनको अपनी पड़ी होती है। वो बाकी कहते हैं दुनिया खसमां दे सिर खावे, साडा ते मसला हैगा ना, वो देग वंडी दी होवे ना, कोई बंदे देग दूग वंडदे होण, कोई भंडारा जिन्हों कहीदा हैगा वो वंडदे होण, कोई अपना गुरुद्वारे दे बाहर दाल चौल या रोटी वंडी जा रही हो, तो इहो ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ना खलो के वो कहते हैं इन्हू भी दवो, इन्हू भी दवो, इन्हू भी दवो, लियाओ हुण मैनू भी दवो। सो उनको नहीं है कि जी के 22 जुलाई से क्या क्या स्किल्ड वर्कर वीज़ा में चेंजेस आएंगी, कौन सी कितनी फ़ीसें आएंगी, क्या आएगा चक्कर कितना। उन्होंने कहा मेरा ILR का असर है, मेरी गल करो। तो आइए भाई ने थोड़ी हजे इस गल नहीं करनी, साड़ी हजे अपनी जड़ा ना गले च पई है सारिਆਂ ਦੀ। क्योंकि दोस्त जो हैं स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, उनके लिए इश्यूज़ हैं, और अभी ILR या स्पाउस वीज़ा के हवाले से कोई चेंजेस नहीं है। सो इस वास्ते तुसी सौ जाओ, ठीक है, रिलैक्स रहिए, एंजॉय करें ज़िंदगी का। और अभी जब आपका ILR का टाइम अगर आना है, चलें ये भी मैं थोड़ी सी और बता ही दूँ, ताकि एवं कई लोग एवं गुस्सा कर जाते हैं, पता नहीं मैं उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। जो दोस्त ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा के ऊपर हैं, ऑलरेडी प्रीवियसली करंटली अभी राइट नो वो स्पाउस वीज़ा पे हैं, चाहे 22 जुलाई को कोई भी चेंजेस आ जाएं, अगर आप पिछले 5 साल वाले रूट पे हैं तो आपका 5 इयर्स वीज़ा रूट ही चलेगा। जब आपके 5 साल मुकम्मल होंगे यू कैन अप्लाई फॉर ILR जो है। अगर आप 10 साल वाले वीज़ा रूट पे हैं, सो डजेंट मैटर 22 जुलाई आए या ना आए, आप अपना 10 साल वाला रूट ही मुकम्मल करेंगे। होप है कि तुहानू जड़ा ना
गुस्सा आ जाएगा शायद इस तो बाद। अस्सलाम वालेकुम बाजी साहब, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में टीचिंग असिस्टेंट की कैटेगरी के लिए अप्लाई करना सही होगा जबकि ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की हुई है और बेल भी जारी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं पता आपके सर्कमस्टांसिस का, आई हैव नॉट सीन योर फाइल, बट द सिंपल आंसर इज़ कि अगर कोई शख्स जो है वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर है, अगर आप इमिग्रेशन बेल पे हैं और आप चाहे इस पे टीचिंग असिस्टेंट की छोड़ के आप प्रिंसिपल की जॉब भी अप्लाई करेंगे, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। टीचिंग असिस्टेंट छोड़ के आप प्रिंसिपल, क्या आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल की जॉब भी ऑफ़र हो और पीएम साहब भी आपके लिए रिक्वेस्ट डाल दें, अगर कोई शख्स जो है वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर है तो उनके लिए जो है वो वीज़ा लेना जो है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो आसान नहीं होता। अगेन मुझे आपके सर्कमस्टांसिस का नहीं पता, आप अपनी फ़ाइल किसी को भी, हमें इंक्लूडिंग ओवर सेल्फ जो है, किसी को भी दिखा के आप अपनी एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। सर असाइलम केस पास होने में कितना टाइम लगता है? पास होने की बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं ना फेल होने की असाइलम बात करूँगा कि पास होने में कितना टाइम लगेगा या फेल होने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस सवाल का ये किया जा सकता है कि सर असाइलम केस का फ़ैसला आने में कितना टाइम लगेगा और रेफ्यूजी फैमिली रीयूनियन कितने दिनों में होती है? प्लीज़ सर रिप्लाई कर दिया। नंबर 1, पास होने का या फेल होने का, आपने चूँकि पास लिखा है, मैं ज़्यादातर फेल पे तवज्जो देता हूँ। चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि साडा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, असी अप्लाई करता थे वो पास ही होना है। सो चलें, अच्छा है, अल्लाह करे आपका पास हो। एनीवेज, असाइलम केस का फ़ैसला आने में, आउटकम आने में जो है आजकल जो है एवरेज टाइम मैक्सिमम 6 to 8 लगता है। ऑल डिपेंड्स आपकी एविडेंस क्या थी। बहुत से लोगों ने चक्करबाजी करके वहाँ पे अपॉइंटमेंट पे नहीं जाते, को टाइम आगे पीछे किया होता है। सो इस ऑल डिपेंड्स के जी आपने किस तरीके से जो है वो केस फाइल किया हुआ है, बट द एवरेज टाइम इज़ 6 to 8 मंथ। एंड अगेन जब किसी को रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो आफ्टर गेटिंग अ रेफ्यूजी स्टेटस व्हेन यू अप्लाई फॉर योर फैमिली रीयूनियन जो है, फैमिली रीयूनियन का जो है उस पर गिवन टाइम इज़ 8 वीक, लेकिन उसमें बहुत से लोगों के 4 से 6 महीने भी हमने लगते हुए देखे हैं। सर होटल एंड रेस्टोरेंट में 22 जुलाई के बाद स्किल्ड वर्कर पे यूके जा सकते हैं क्या? नहीं, इस पे कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। बिल्कुल, अगर कोई स्पॉन्सर लाइसेंस होता है और कॉस्ट निकलता है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है 22 जुलाई के बाद आप इंटरनेशनली जो है बिल्कुल लोग रेस्टोरेंट हो या कोई सा भी वीज़ा हो उस पर आ सकते हैं। सिर्फ जो पाबंदी लगी है वो हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे रिस्ट्रिक्शन है, बाकी किसी वीज़ा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी जी। सर जो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, उसके बारे में कोई न्यू अपडेट आई है? ਤੁਹਾਡਾ सवाल ही फजूल है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ मैं की जवाब दा कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, उस ਉਹਦੇ बारे में क्या? एक शख्स जो है वो ओवरस्टेज था, उसने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया, उतों हुण अगों कोई अंबा दी टोकरी तो आनी नहीं, रिफ्यूज़ल ही आनी है। एक शख्स जो है वो इमिग्रेशन बेल पे है, उसने अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा सेकंड टाइम अप्लाई कर दिया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया, अब होम ऑफिस वाले ने ਉਹਦੇ आके गले 'ਚ हाथ ते पाउना नहीं, वो रिफ्यूज़ल ही आएगी। एक शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है, उसने अब एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी और एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं की, उन्होंने होम ऑफिस वाले ने आके उन्हें चुमियाँ थोड़ी देनी हैं। सो इसलिए ये रिफ्यूज़ल कहाँ पे आती है? जब इस किसी शख्स के इस तरह के मसले होते हैं। अगर आपका वीज़ा ठीक जा रहा है, अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, कंप्लीशन है आपकी, या आपका जो है जो रूल्स के मुताबिक आपने एप्लीकेशन की है, तो फिर उसमें रिफ्यूज़ल का क्या ताल्लुक? और सेकंड, अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसके बारे में क्या उन्होंने न्यूज़ देनी है कि जी कि हुण रिफ्यूज़ल ना आया करे? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ सवाल दी मैनू तो कोई समझ नहीं आई कि रिफ्यूज़ल के बारे में क्या कानून वो नया बनाएंगे। रिफ्यूज़ल आ गई है, ज़ाहिर है बात ख़त्म हो गई। अगर आपको AR का राइट दिया है तो आप एडमिन रिव्यू कीजिए, अगर आपका गलत रिफ्यूज़ल है तो उसको आप चैलेंज कीजिए, यही हो सकता है। लेकिन जी ये थी आज की वीडियो और मुझे इससे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें और अगर आप अप्रीशिएट कर सकते हो तो अप्रीशिएट किया करें। आपकी अप्रीसिएशन की वजह से जो है फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने का मौका भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। और मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ब्रैडफर्ड में हमारा मेन ऑफिस है, आप अपॉइंटमेंट बना के आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप बिल्कुल फ़ोन एडवाइस जो है
वो दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप तो फ़ोन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो है वो 16 जुलाई को जो है वो मैंने बर्मिंघम में आना है। अगर आप 16 जुलाई को बर्मिंघम में मुझसे मिलना चाहते हो तो काइंडली एज सुन एज़ पॉसिबल जो है अपनी अपॉइंटमेंट बना लीजिएगा, वरना ब्रेडफोर्ड में तो मैं हर वक्त जो है वो पाया जाता हूँ जी। दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।